हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टी की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम यूपी स्पेशल स्टार्ट किए थे। इसमें हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा पहली क्लास में। दूसरी में हमने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना पढ़ी। तीसरी में हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु यानी क्लाइमेट पढ़ा। आज ही हमारी फोर्थ क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टी। अगर मिट्टी की बात करें सामान्यतः कि मिट्टी होता क्या है, जैसे पृथ्वी है। पृथ्वी में 3 लेयर पाई जाती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, यानी भूपरपटी। एंड फिर बीच वाली क्या होती है, मेंटल होती है, ठीक है, और अंदर वाली कोर होती है। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको क्या है, भूपरपटी बोलते हैं, यानी क्रस्ट बोलते हैं। और मिट्टी कहाँ पाई जाती है, क्रस्ट पर। मिट्टी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उस पर पाए जाने वाला एक प्राकृतिक जटिल और गतिशील मिश्रण है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है, एक तो खनिज कण होते हैं जैसे रेत, गाद, चिकनी मिट्टी। कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, भाई मरे हुए जो मृत जीव हैं वो भी मिक्स होते हैं। जल भी होता है, वायु भी होती है। जो पोर होते हैं ना मिट्टी में, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें जल, वायु एंड सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों के विकास के लिए आधार, पोषक तत्व और पानी प्रदान करते हैं, तथा यह एक पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी वन लाइनर में, ठीक है। तो मिट्टी के बिना एक तरह से जैसे हवा है, पानी है, ऐसे ही मिट्टी भी जरूरी है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो खाना कहाँ से आएगा, ठीक है, पेड़ पौधे खाना कैसे बनाएंगे। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती है, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र का ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर उत्तर प्रदेश की मिट्टी की बात की जाए तो इनको हम 3 भौगोलिक विभागों में हमने बांटा था उत्तर प्रदेश को, आपने दूसरी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। उसी बेसिस पर हम यहाँ मिट्टी को भी डिवाइड करेंगे। भौगोलिक बनावट के हिसाब से 3 प्रकार की मिट्टी है मेनली। सबसे ऊपर भाबर और तराई क्षेत्र की मिट्टी पढ़ेंगे, ठीक है। भाबर क्षेत्र की जो मिट्टी है ये कंकरीली होती है, हमने बताया था ना, कंकरीली होती है, पथरीली होती है। पथरीली खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है इतनी। जो तराई क्षेत्र की मिट्टी है ये उपजाऊ होती है, पानी की बहुलता होती है, गन्ने और धान की खेती होती है। ये सारी बातें हमने तब भी पढ़ाई थी जब गन्ना और धान, जब हमने क्या पढ़ाया था, भौगोलिक विभाजन पढ़ाया था उत्तर प्रदेश का, ये सारी बातें वहाँ पर बताई थी। तो ऊपर भाबर क्षेत्र की मिट्टी है, फिर नीचे ये तराई क्षेत्र की मिट्टी है। फिर मैदानी भाग में हम देखेंगे, मैदानी भाग में हम खादर भी पढ़ेंगे, बांगर भी पढ़ेंगे, भूर भी पढ़ेंगे, मरुस्थली भी है। मरुस्थली हालांकि यहाँ पर पाई जाती है आगरा, मथुरा और अलीगढ़ वाले क्षेत्र में, लेकिन जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिए। और काली मिट्टी, क्षारीय, लवणीय, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, जो उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है इसमें हम सारी मिट्टियाँ यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, एक एक कर। फिर आता है दक्षिण पठारी भाग। जो पठारी भाग है उसमें हम राकड़ मिट्टी पढ़ेंगे, लाल मिट्टी पढ़ेंगे, पड़वा मिट्टी पढ़ेंगे, माड मिट्टी पढ़ेंगे एंड भोंटा या भोटा भी बोल सकते हैं इसको, भोंटा या भोटा मिट्टी पढ़ेंगे। 5 मिट्टी हम कहाँ पढ़ेंगे, जो पठारी भाग है उसमें पढ़ेंगे, एंड 7 मिट्टी हम मैदानी भाग में पढ़ेंगे, 2 ऊपर की हो गई, ठीक है। ओवरऑल ये उत्तर प्रदेश की मिट्टियां हैं, एक एक कर हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले भाबर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी। अब हमने बोला था भाबर क्षेत्र की जो मिट्टी है, हिमालय नदियाँ आ रही हैं, ठीक है, यहाँ हिमालय से नदियाँ आ रही हैं। अब ये भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, कंकड़ीली और पत्थरों से युक्त और मोटा बालुओं से निर्मित है, जो काफ़ी छिछली होती है। अब यहाँ पर ऐसा होता है, पानी नीचे की तरफ चला जाता है, बोल्डर्स होते हैं, पत्थर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, कृषि असंभव है, झाड़ियाँ और वन पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तराई क्षेत्र की मिट्टी महीन कणों के निक्षेपों से बनी है। जब इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर फिर
तराई क्षेत्र आ जाता है तो यहाँ पर नदी फिर बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर विलुप्त सी हो जाती है, यहाँ पर फिर नदी बाहर आ जाती है। तो जो महीन कण हैं, सेडिमेंट है, अवसाद है, वो जमा होते हैं। इसके कारण ये तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है। गन्ने और धान की खेती यहाँ पर अच्छी होती है। यही हमने ऊपर बताया था। तो भाबर और तराई क्षेत्र की मिट्टियों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। फिर मध्य है कि मैदानी भाग की मिट्टियां, जो बीच वाला क्षेत्र है, जो गंगा यमुना दोआब है, गंगा यमुना मैदान प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियां यहाँ पर निक्षेपण कर रही हैं। मीन्स यहाँ पर जो अवसाद है उसको जमा कर रही हैं, सेडिमेंट को जमा कर रही हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे आपको, टेंशन न लीजिएगा। दो प्रकार की मिट्टी है, खादर और बांगर, ठीक। खादर और बांगर, ये हमने बताया था। खादर मिट्टी वो होती है जो नवीन, मीन्स बाढ़ का पानी जाता है तो सेडिमेंट जमा करती है तो नवीन बनती है, तो वो खादर है। बांगर जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता है, ठीक है, वो कौन सी होती है? बांगर। तो पहले हम खादर देखते हैं। जो मिट्टी अब देखो बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है, इसको खादर, कछारी या नवीन जलोढ़ कहते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विशेषता से सवाल पूछ लिया जाए तो भाई आप इसमें गड़बड़ मत करना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यह मृदा हल्के भूरे रंग की, आप पूछ सकते हैं कि हल्के भूरे रंग की कौन सी मिट्टी है, तो खादर है, ध्यान रखना है। हल्के भूरे रंग की, छिद्र युक्त, महीन कणों वाली और बांगर की अपेक्षा अधिक जल ग्रहण करने की क्षमता वाली होती है। अब देखो, अधिक जल ग्रहण कर सकती है, ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से, खादर और बांगर में से कौन अधिक जल ग्रहण करती है, तो खादर कर सकती है। इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ध्यान रखना है, चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसमें बलुआ, इसे देखो बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट, मटियार या मटियार दोमट अनेक नामों से जाना जाता है। तो खादर के और भी नाम याद रखना है। क्या क्या है? बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट, मटियार, मटियार दोमट आदि नामों से जाना जाता है। अब ये जो खादर मिट्टी की परतें हैं अधिक गहराई तक नियमित नहीं होती। भाई नदी आ रही है, बना रही है, तो ज़्यादा गहराई तक नहीं होती, फिर भी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए नवीन अवसादी पदार्थों से निर्मित होने के कारण इसकी उर्वर शक्ति अधिक होती है और खाद देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। कौन सी मिट्टी को? खादर मिट्टी को, ठीक है। फिर इसकी जो विशेषता है ना, ये ज़्यादा ध्यान रखना है। सवाल जो भी पूछा जाए ध्यान रखना, अधिक जल ग्रहण करती है खादर, चूना, पोटास, मैग्नीशियम होता है, ये सारी विशेषता ध्यान रखना है। फिर है बांगर मिट्टी। अब जो गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का भाग, जहाँ नदियाँ आई, अब मान लीजिए नदी आई, अब यहाँ क्या है, नदी जो बाढ़ का पानी है इन क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पा रहा, ठीक है, इन क्षेत्रों तक नहीं आ पाया, तो इसको क्या है, बांगर, यहाँ की जो मिट्टी है बांगर बोलते हैं। जो पास में ही जमा हो गई, यहाँ पर सेडिमेंट जमा हो गया, तो यहाँ तो भाई खादर मिट्टी मिलेगी। अब जो दूरी पर रह गई, ये दूरी पर रह गई, तो भैया यहाँ पर बांगर मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। खादर बांगर में अंतर समझ आया? तो इसको पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं या बांगर। इसे ऊसर मृदा, दोमट, मटियार बलुई दोमट, मटियार दोमट आदि नामों से जाना जाता है। ऊसर ध्यान रखना है, ठीक है। बांगर को क्या है, ऊसर भी बोला जाता है। इस मृदा क्षेत्र की मिट्टियाँ परिपक्व और अधिक गहरी होती हैं, मीन्स इनकी डेप्थ ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, ऐसा तो है नहीं कि पानी आया बहा कर ले गया फिर नहीं आई, ठीक है। यहाँ तो गहरी होती है, यहाँ पानी पहुँच ही नहीं पाता। तो आदिकाल से निरंतर कृषि हो रही है, तो जो उर्वरक फर्टिलिटी है, जो इस बांगर मिट्टी की फर्टिलिटी है मिट्टी की, वो कम होती जा रही है। जो उर्वर क्षमता है वो कम होती जा रही है, तो और अधिक खाद देने की आवश्यकता पड़ जाती है। कौन सी मिट्टी को? बांगर को, ठीक है। सूक्ष्म कृषि और अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण
इन मृदाओं में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही है, अतः इन घटकों वाले खाद की अधिक आवश्यकता पड़ती है। वही खाद की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस कम हो रहे हैं, तो NPK जो खाद होता है ना, उसमें NPK होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, तो NPK मिलाते हैं तो फिर क्या है, कृषि अच्छी होती है। नेक्स्ट है लवणीय और क्षारीय मृदाएं, देख लेते हैं एक बार। प्रदेश के बांगर जो मृदा वाले क्षेत्र हैं, भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई, सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करने, ये सारे फैक्टर हैं इम्पोर्टेंट। आपसे कोई भी फैक्टर, कोई भी कारण पूछ सकते हैं कि ये लवणीय और क्षारीय जो मृदाएं हैं कैसे बनती हैं। अब मान लीजिए जैसे बांगर वाला क्षेत्र था, भाई यहाँ तो दूर था किससे, नदी से, यहाँ पर बांगर वाला क्षेत्र बना हुआ है ये, ठीक है, तो यहाँ पर पानी पहुँच नहीं पा रहा, तो यहाँ पर जो पानी देते हैं सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल हो गई, नहरों से हो गया, इनसे देते हैं, तो पानी की निकासी नहीं हो पाती। बारिश का पानी भी हुआ तो जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं होता है, पानी रुक गया एक जगह, ठीक है, तो मिट्टी कैसी होगी, लवण युक्त हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। सिंचाई की अधिकता से भी हो जाता है, पंजाब में ये मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलती है। जुताई एक ही गहराई तक करते रहना एंड क्षारीय उर्वरकों के लगातार उपयोग के कारण 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, ठीक है। जो बांगर वाली है वो क्या है, अब मिट्टी यहाँ पर ऊसर होती जा रही है। इसमें कौन कौन क्षेत्र आते हैं, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, यहाँ पर लवणीय और क्षारीय मृदाएं देखने को मिलती हैं। ऊसर भूमि को रेहे, कल्लर, बंजर आदि नामों से जाना जाता है। 2 प्रकार की होती हैं, इंपॉर्टेंट है। ऊसर भूमि 2 प्रकार की, वही जो अभी हम पढ़ेंगे, लवणीय ऊसर भूमि और क्षारीय ऊसर भूमि, ठीक है। लवणीय जहाँ पर नमक ज़्यादा होता है, सैलिनिटी ज़्यादा होती है, ये बात ध्यान रखना है। लवणीय ऊसर भूमि के लवण अधिकांशतः इसमें सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट और कैल्शियम के बने होते हैं। भूमि के ऊपरी सतह पर सफ़ेद परत, अब भाई जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये एक लेयर बन जाती है, तो सफ़ेद लेयर बन जाती है, ठीक। जो लवणीय ऊसर भूमि है और इसका pH 8.5 से कम होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो pH है 8.5 से कम हो। क्षारीय में इसका अधिक विस्तार है और सोडियम लवणों के कारण काली होती है और pH 8.5 से ज़्यादा होता है। देखो जो सैलिनिटी होती है, लवणीय होती है, उसका pH 8.5 से कम होता है, ये पूछ सकते हैं, pH 8.5 से कम, और जो क्षारीय होती है उसका अधिक होता है 8.5 से, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखना है। ऐसे ही सवाल पूछेंगे कि कौन सी का pH ज़्यादा होता है, कौन सी कम होता है। मरुस्थली मिट्टी, अब भाई राजस्थान में मरुस्थल है, तो हवा से जो सैंड्यून्स है, सैंड्यून्स रेत के टीले हैं, ऐसा तो है नहीं सिर्फ राजस्थान में है, वो हवा के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक भी आ जाते हैं। अभी अरावली पर विवाद छिड़ा हुआ है, इसीलिए अरावली के लिए लोग क्या है, एकजुट हुए हैं कि अरावली को कोई हानि ना पहुँचे, क्योंकि अगर अरावली हट गई ना, जैसे सैंड्यून्स अभी तक तो यहाँ तक आते हैं, फिर क्या है, उत्तर प्रदेश के पता लगा सारे जिलों तक ही पहुँच गए। अभी मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में ये मृदा पाई जाती है। ये मृदा शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्कता और भीषण ताप के कारण चट्टानें विघटित होकर बालुओं के कणों में परिवर्तित होती हैं, ठीक है। रेतीली होती है एक तरह से, कैसी होती है, रेतीली। मरुस्थली जो मिट्टी है रेतीली होती है, इसमें लवण व फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जीवांश पदार्थ और नाइट्रोजन का अभाव होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिंचाई कर मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं इस मरुस्थली मिट्टी में, जैसे ज्वार, बाजरा वगैरह। फिर है भूर
ठीक है। भूड़ भी बोलते हैं इसको, भूर या भूड़। अब भूड़ कौन सी होती है? छोटे छोटे टीले टाइप होते हैं ना, जैसे गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फुट ऊंचे टीलों को भूड़ कहा जाता है। छोटे छोटे जैसे नदी है टीले बना देती है, ठीक है, 10 से 20 फुट के, तो ये भूड़ क्षेत्र बोला जाता है। इसकी मिट्टी हल्की दोमट बलुई होती है। आप भी देखते होगे अपने क्षेत्रों में, अगर देखोगे तो भूड़ मिट्टी देखने को मिल जाएगी। फिर काली मिट्टी रेगूर बोलते हैं। ये प्रदेश के पश्चिमी जिलों और बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। इसे कपास मृदा भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। रेगूर इसका दूसरा नाम है, ठीक है। फिर है अब दक्षिण के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र की मृदाएं, जो हमने देखो यहाँ अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, मैप में आपको दिखा देते हैं एक बार। हमने अब तक भाबर और तराई क्षेत्र वाली मिट्टी देखी, ये सारी मिट्टी देख ली है। अब देखते हैं हम कौन सी दक्षिण वाले हिस्से की मिट्टियाँ, राकाड़, लाल मिट्टी, पड़वा, मांड, भोंटा, ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली मिट्टी पहले थोड़ा इसकी विशेषता देख लेते हैं। प्रदेश के दक्षिण भाग अर्थात पहाड़ी पठारी क्षेत्र में ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। बहुत पुराना पार्ट है प्री कैम्ब्रियन युग, ये ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये 3 भाग में डिवाइडेड है मिट्टी, तो सबसे पुरानी कौन सी है? तो ध्यान रखना सबसे पुरानी यही मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी पाई जाएंगे। इन्हीं चट्टानों के टूटने और अनेक भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के कारण ये मिट्टी बनी है। इस क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली वाला पार्ट आता है। मैप में अगर आप उत्तर प्रदेश के देखोगे ये सारे पार्ट दक्षिण में ही आते हैं। सामान्यतः तौर पर इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा कहा जाता है, लेकिन छोटे बड़े अंतर के साथ यहाँ कई मृदाएं पाई जाती हैं। लाल मृदा, पड़वा, माड, राकाड़ एंड भोंटा या भाटा मिट्टी कहते हैं। तो 5 प्रकार की मिट्टी इंपॉर्टेंट है, देख ले। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती है लाल मिट्टी। इसका निर्माण बलुआई लाल विंध्यन चट्टानों के टूटने से हुआ। जो लाल चट्टानें हैं, लाल पत्थर हैं, उनके टूटने से कौन सी मिट्टी बनी? लाल मिट्टी। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, चूना और जैव तत्वों की कमी होती है और लौह अंश की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। लौह अंश इसमें पाया जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग लाल होता है, ठीक है। और इसमें खेती कौन कौन सी होती है? दलहन और तिलहन की फसलें होती हैं। फैक्ट ध्यान रखना, सारे फैक्ट। पड़वा मिट्टी, इस मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहते हैं। हमीरपुर, जालौन और यमुना के तटीय क्षेत्रों बीहड़ों में पाई जाती है पड़वा। हल्के लाल भूरे रंग की होती है। बलुई दोमट मृदा है जिसमें जैव तत्वों की कमी होती है। इस मृदा में सिंचाई और खाद के उपयोग से औसत दर्जे की उर्वरता प्राप्त की जा सकती है। इसमें ज्वार की फसल ज़्यादा होती है, किसमें? पड़वा में, ठीक है। लाल में दलहन तिलहन एंड पड़वा में ज्वार। फिर है माड या मांड, यह मृतिका, इसको मृतिका मृदा भी बोलते हैं। काली या रेगूर मृदा के समान चिकना और काली होती है, कौन सी? माड या मार। सिलिकेट 60%, 15% लौह और 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है। जल बहुत कम मात्रा में होता है इस मृदा में। जल पाने पर यह मृदा गोंद के समान चिपचिपी, जैसे काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, ऐसे ही माड या मार मिट्टी हो जाती है। कृषि कार्य कठिन होता है। अल्प अवधि वाली फसलें उगाई जाती हैं। यह मृदा प्रदेश के पश्चिम जिलों में पाई जाती है। तो सीधी बात है, काली जो मिट्टी है, रेगूर मिट्टी है, उसकी विशेषता ही मार या माड मृदा में देखने को मिलती है, ठीक है। पूछ सकते हैं, लोकल मिट्टी है तो इसलिए भैया यूपी स्पेशल में ध्यान रखना। फिर है राकड़ या रांकड़ मिट्टी, लाल भूरी रंग की ढालों पर पाई जानी मृदा है और ढालों पर देखी जाती है। इसके कण मोटी राकड़ और पतली राकड़ के रूप में होते हैं। मोटी राकड़
मृदा जैसे होती है और पतली राकड़ हल्की होती है। ठीक है, जो मोटी राकड़ है वो मोटी होती है, पतली पतली। इस मृदा में जैव तत्वों की कमी पाई जा, देखो जैव तत्व सारों में ही कम पाए जा रहे हैं। खाद के उपयोग से इसमें फसल उगाई जाती है, इसमें तिल और चने की फसलें ज़्यादा होती है, किसमें, राकड़ में। ठीक है, और ये चट्टानों पर, ढालों पर पाई जाती है। ठीक है, ढालों पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो पहाड़ी हैं उनके ढालों पर। फिर है भोटा या भोंटा। इसका जो निर्माण है विंध्यन श्रेणी की चट्टानों के टूट फूटने से हुआ है। रंग में मृदा कुछ लालिमा लिए होती है और इन चट्टानी कणों के साथ हल्की दोमट का मिश्रण हो जाता है, मोटे अनाज की खेती होती है। तो ये थी बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ। इसमें देखो बुंदेलखंड क्षेत्र शुष्क खेती होती है, खाद पानी दोगे तो उपजाऊ हो जाती है, वरना फिर मिट्टी क्या है वहाँ की इतनी उपजाऊ नहीं होती जितनी जो आपकी खादर वाली होती है। ठीक है, मृदा पर्दन इसी का टॉपिक है, देख लेते हैं। मृदा पर्दन दो कारणों से होता है, जल से भी होता है और हवा से, वायु से भी होता है। ठीक है, तो इनके कारण जैसे मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है, मिट्टी के कटने बहने, इसी को मृदा पर्दन कहते हैं। खेतों की ऊपरी सतह की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है और फिर ये कटती बहती है, तो इससे क्या है प्रभाव पड़ता है और ये कृषि के लिए खतरा होता है। तो दो तरह से बताया है अभी, एक पानी से और एक वायु से। तो पानी वाले क्या है जलोढ़ अपर्दन बोलते हैं, ये पानी से होता है, और दूसरा वायु से होता है। तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ अपर्दन ज़्यादा होता है वायु के कंपैरिजन में। वायु राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलता है वायु अपर्दन। तो ध्यान रखना, ये सवाल भी पूछा जाएगा, तो अगर ऐसा सवाल आए तो ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश में मृदा अपर्दन ज़्यादा किससे होता है, पानी से, यानी जलोढ़ अपर्दन इसको बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं जलोढ़ अपर्दन आखिर है क्या। भूमि पर वनस्पतियों का अभाव, ढालदार स्थानों पर खेती करना और बिना सोचे समझे जुताई करते रहना, अनियंत्रित बाढ़ के समय खेतों का खाली रहना, वनों की अनियंत्रित कटाई, चारागाहों की अनियंत्रित चराई, भूमि की प्रकृति आदि कारणों से कैसा जलोढ़ अपर्दन होता है। परत अपर्दन इसी का पार्ट है, भू क्षरण और अवनालिका क्षरण, ये भी ध्यान रखना है। जो परत अपर्दन है, खेत है, पूरी की पूरी लेयर हट जाती है, पूरी की पूरी लेयर हट गई तो इसे किसान की मौत भी कहा जाता है। किसान समझ नहीं पाता कि ये भाई पूरी परत कैसे हट गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, किसान की मौत परत अपर्दन कहा जाता है। भू क्षरण, सरिता क्षरण, थोड़ी ढालदार खेतों में होता है, पतली पतली नलिकाएं बन जाती हैं बस, और अवनलिका थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उसको क्या है यू और वी सुरंग की तरह हो जाती है। यमुना और चंबल वाले क्षेत्रों में आप बीहड़ देखते होगे ना, वो इसी से बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वायु अपर्दन हवा से छुट्टमुट अपर्दन होता है, मथुरा आगरा इटावा वाले क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ मरुस्थलीय मृदा का विस्तार करता है, यही क्या है वायु अपर्दन है। तो मृदा में या मिट्टी में आपको किसी भी पॉइंट में कोई इशू हुआ हो तो आप कमेंट कर कर पूछ लेना। बाकी आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कर देना। अगर नंबर शो नहीं हो रहा है फिर लिख देते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आपको सारी PDF शुरू से लास्ट तक सब दे दी जाएंगी। इसका चार्ज है 99 रुपये। ठीक है, PDF पेड है, क्लासेस फ्री हैं, तो 99 में आप इन PDF को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।